हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट शिक्षण अध्ययन के सिद्धांत। जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो 5:30 बजे होती है, ठीक है। और हम फर्स्ट सेमेस्टर का यानी सब्जेक्ट का इस टाइम पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। जिसमें पहला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण कौशल से आप क्या समझते हो। तो शिक्षण कौशल की क्या परिभाषा है। तो शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक और शिक्षण कार्य प्रभावी एवं रोचक तरीके से संपादित करता है। गेज के अनुसार फ्रेंड्स, ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और आई थिंक हमने कई बार ही डिस्कस किया है। तो गेज के अनुसार जो शिक्षण कौशल पर जो स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने क्या दिया है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपने क्लासरूम में करता है, ठीक है। तो ये हो गया शिक्षण कौशल का परिभाषा, यानी शिक्षण कौशल वह आधार है जिससे शिक्षक और शिक्षण दोनों ही जो होता है, जो शिक्षक पढ़ाता है और जो पढ़ाता है वो प्रभावी ढंग से उन छात्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसे ही हम शिक्षण कौशल कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल क्या है। तो न्यूनतम अधिगम स्तर के अंतर्गत निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति ही अपेक्षित अधिगम प्रतिफल है। अगला आपका प्रश्न है कि प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोगी है। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि मुख्य रूप से विज्ञान शिक्षण के लिए उपयोगी है। अगला 29 प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र मानकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। वो बाल केंद्रित शिक्षा या शिक्षण की नवीन विधा है। अगला जो आपका प्रश्न शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किसने किया है। तो हेलन पार्क हर्स्ट कहीं रहता है, यहाँ पे पार्क हर्स्ट लिखा है बट आप याद कर सकते हो हेलन पार्क हर्स्ट ने शिक्षण पद्धति के अंतर्गत डाल्टन योजना का प्रतिपादन किया है। अगला 31 प्रश्न है कि किस शिक्षण पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हो जाएगा कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है उस पद्धति में प्रथम बार बच्चों को लिखकर सिखाने की क्रिया में मांसपेशियों के संतुलन पर जोर दिया गया है। अगला जो आपका प्रश्न है कि बहु कक्षा शिक्षण क्या है। तो बहु कक्षा शिक्षण यानी शिक्षण की नवीन विधा है जब शिक्षण कार्य कई कक्षाओं के बच्चों को एक साथ बैठाकर किया जाता है, तो ऐसा शिक्षण बहु कक्षा शिक्षण कहलाता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और बहुत ही आसानी से याद भी हो जाएगा आप सभी को। बहु कक्षा शिक्षण की जो परिभाषा होती है सिंपल, यानी क्या है, यह एक नवीन विधा है जब शिक्षण कार्य कई क्लासों को मिलाकर यानी कई कक्षाओं के बच्चों के मिलाकर, ठीक है, यानी बच्चों को मिलाकर एक साथ बैठाकर जो शिक्षण क्रिया की या प्रक्रिया जो की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुस्तरीय शिक्षण क्या है। तो यह शिक्षण की नवीन विधा है, ठीक है, विधा है जब विभिन्न उपलब्धि स्तर वाले बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है, तो इसे हम बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। देखिए, एक था बहुकक्षा शिक्षण और दूसरा है बहुस्तरीय शिक्षण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन दोनों में बार बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, जो बहुकक्षा शिक्षण होता है उसमें विभिन्न क्लास के बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाया जाता है, उसे हम बहुकक्षा शिक्षण कहते हैं। लेकिन जो बहुस्तरीय शिक्षण है ये भी एक नवीन विधा है जिसमें विभिन्न उपलब्धि वाले स्तर वाले ऐसे बच्चे होते हैं जो विभिन्न उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं, वैसे बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है, वो बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्ले वे पुस्तक के जो लेखक है वो हेनरी कॉल्डवेल कुक है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो आपका प्रश्न है कि वी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत क्या है। तो वी.डी. भाटिया के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा बालक में रुचि उत्पन्न करती है। जब वह एक बार किसी विषय में रुचि लेने लगता है तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़ता है या करता है, वह उसमें ध्यान मग्न होकर कार्य करता है और इस प्रकार सीखने का जो कार्य हो जाता है सिंपल हो जाता है, चाहे वो आगे कठिन ही क्यों ना हो, क्योंकि जब उसमें रुचि आने लगेगी तो बहुत आसानी के साथ वो कोई भी वर्क कर सकता है।
अगला जो 36 प्रश्न है कि उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री का 2 विशेषताएं बताइए। तो उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की 2 विशेषताएं, जिसमें पहला बिना लागत का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए और सेकंड अल्प लागत का शिक्षण अधिगम सामग्री होना चाहिए। अगला जो 37 प्रश्न है कि किन्हीं 4 शिक्षण सूत्रों का नाम बताइए। तो सबसे पहले आप सभी को पता है सरल से जटिल की ओर क्या है, एक शिक्षण सूत्र है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये भी क्या है, शिक्षण सूत्र है। ज्ञात से अज्ञात की ओर ये भी शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर क्या है, ये भी शिक्षण सूत्र है। तो केवल 4 पूछा है, तो आप बता सकते हो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर। बहुत सारे ऐसे हैं जिसको आप लिख सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि किन्हीं 4 शिक्षण प्रविधियों का नाम बताइए। तो 4 प्रविधि, जिसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, व्याख्यान प्रविधि और गतिविधि प्रविधि हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण की किन्हीं 4 नवीन विधाओं का नाम बताइए। तो नवीन विधाएं जिसमें आपका बाल केंद्रित शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण और सहगामी शिक्षण आ जाता है। तो केवल 4 पूछा है, तो यहाँ पर आप बहुत ही आसानी। अगला आपका प्रश्न है चौथा कि टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है। तो टीएलएम के लिए कितनी धनराशि देय होती है, तो आप लिख सकते हो 500 रुपए, मतलब ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। टीएलएम का फुल फॉर्म क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला देखिए, यहाँ से अगला जो आपका प्रश्न है फर्स्ट की नियोजित शिक्षण के लाभ बताइए। यानी नियोजित मतलब आप कह सकते हो, नियोजित मतलब पहले से प्लान बनाया गया, ठीक है, यानी पहले से योजना बनाया गया। इसमें सबसे पहले देखिए, इसमें जो लाभ होता है, जो शिक्षण होता है वो क्या होता है, उद्देश्यपूर्ण होता है। सेकंड, श्रम एवं समय की बचत भी होता है। एंड थर्ड, अधिगम क्रमबद्ध होता है, ठीक है। प्रश्न सेकंड है कि शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। उक्त कथन किसका है, यानी शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर करती है। यानी शिक्षक का आप इस तरीके से चयन कर सकते हो, अगर वो कार्य में या जो कुछ भी पढ़ा रहा है उसमें अगर उसको सफलता मिल रही है तो क्या है वो कि एक अच्छा शिक्षक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दिया है, तो रायबर्न ने दिया है। अगला आपका प्रश्न है कि आवृत्ति के आधार पर शिक्षण के तरीके क्या हो सकते हैं, बताइए। तो आवृत्ति के आधार पर शिक्षण के जो तरीके हैं, पहला मौखिक परीक्षा, दूसरा गृह कार्य, तीसरा छात्रों से पाठ समझाने को कहना। तो ये आवृत्ति यानी आप मौखिक परीक्षा भी यानी जो टीचर होते हैं उनसे कोई भी प्रश्न पूछ के आंसर उनसे प्राप्त कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट हो सकता है, उनको होमवर्क भी दे सकते हैं। एंड छात्रों को कोई भी अगर टॉपिक आप मतलब लिए हो, आप उसको पढ़ा रहे हो, तो जब आप पढ़ा लो तब उनसे आप कहो कि क्या आपको समझ में आया, अगर आया है तो आप प्लीज यहाँ आकर समझाने का प्रयास कीजिए, तब उनका बहुत ही अच्छे से मूल्यांकन हो सकता है। तो इस तरीके से आवृत्ति के आधार पर ये शिक्षण के तरीके हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के छात्रों का क्या प्रभाव होता है। जी हाँ फ्रेंड, बहुत ही मतलब ये आपका कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान या शाबाशी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि जब जो शिक्षक होता है वो अपने स्टूडेंट्स को जब प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, वो आगे सीखने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होते हैं। बट अगर कोई शिक्षक मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और जब कुछ आंसर भी दे दे और उनको शाबाशी ना दे, तो मतलब वो कुछ बताने के लिए भी नहीं खड़े होते हैं और वो मतलब अनमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पूछा है कि कक्षा में एक शिक्षक की मुस्कान कहे गए शाबाशी के शब्दों का क्या प्रभाव होता है। तो छात्र अधिगम के लिए प्रेरित होता है, ठीक है, यानी छात्र है वो सीखने के लिए और ज्यादा प्रेरित होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो संप्रेषण किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो जो संप्रेषण है वो जीवन पर्यंत सीखने की क्या है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगला आपका प्रश्न है कि पूर्व अनुभव से क्या अभिप्राय है। तो पूर्व अनुभव से अभिप्राय व्यक्ति के पिछले विचारों, कृत्यों, ज्ञान तथा अनुभव से लगाया जाता है। यानी जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हो, ठीक है, यानी जैसे कि आप पढ़ रहे हो और उसमें कुछ आपका मतलब पहले से आप जो जानते हो उसी से रिलेट करके आता है, तो आप कहते हो कि हाँ हम इसके बारे में जानते हैं। तो क्या है, आपने पहले वो कर चुके, यानी आपको उसके बारे में अनुभव है। तो इस तरीके से पूर्व अनुभव से क्या अभिप्राय है, तो पूर्व अनुभव से अभिप्राय व्यक्ति के पिछले विचारों, कृत्यों, ज्ञान तथा अनुभव या घटना से भी लगाया जाता है। यानी जो पहले कुछ घटित हो चुका है और जो
बाद में अभी वर्तमान काल में जो अनुभव कर रहा है वो मतलब आप कह सकते हो पिछले जो भी उसका घटित हुआ उसको याद कर रहा है, विचार कर रहा है, उसका पूर्व अनुभव है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सुनियोजित संप्रेषण से क्या आशय है, तो सुनियोजित संप्रेषण से अभिप्राय उचित प्रकार से योजना बनाकर संप्रेषण प्रक्रिया को पूर्ण करना होता है। अगला आपका प्रश्न है कि कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट कीजिए। तो कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं, कक्षागत प्रभावी संप्रेषण बिंदु जिसमें विषय से क्रमबद्धता, पूर्व ज्ञान से संबंधित, प्रजातांत्रिक, ठीक है, एंड उसके बाद पद्धति पर आधारित एवं प्रेरणास्पद एवं उद्देश्यपूर्ण। अगला जो आपका प्रश्न है कि प्रश्न प्रविधि के जन्मदाता है या प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता जो है प्रश्न प्रविधि के वो सुकरात हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि विवरण से तात्पर्य कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया है, उक्त कथन किस विद्वान का है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये जितने भी स्टेटमेंट है आप सभी को हम एक वीडियो में जरूर प्रोवाइड करेंगे ताकि आप सभी का जो रिवीजन है बहुत ही बेस्ट तरीके से हो। तो जिसमें 10वां प्रश्न है कि विवरण से तात्पर्य यानी कर्मानुसार वर्णन प्रक्रिया से है, उक्त कथन किसका है, तो डॉक्टर रविशंकर मेनन जी का है। अगला जो आपका प्रश्न है 11वां की वर्णन विधि से आपका क्या अभिप्राय है, तो इस विषय में विषय वस्तु का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षक को 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, चित्र एवं मॉडलों का उचित प्रयोग आना चाहिए। भ्रमण का भी उनको बताना चाहिए भ्रमण के बारे में, एंड कार्य को करके और प्रयोग करके उनके द्वारा ही सिखाना चाहिए। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण के अंतर्गत वर्णन विधि से किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो वर्णन विधि के अंतर्गत शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला, वर्णन विषय वस्तु पर आधारित होना चाहिए, यानी जो भी टॉपिक पे एक शिक्षक वर्णन कर रहा है वो उन्हीं के सिलेबस से होना चाहिए, ठीक है, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं। एंड सेकंड, भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए, यानी जो कुछ भी वो अगर समझा रहे हैं तो उनका जो लैंग्वेज है बहुत ही सिंपल तरीके से होना चाहिए। अगला थर्ड पॉइंट कहता है कि वर्णन करते समय छात्रों के बौद्धिक स्तर पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए, यानी सबसे पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो ये बच्चे हैं वो किस स्तर के हैं, क्या अभी इस विषय के बारे में उनको जानकारी है या नहीं। अगर नहीं तो उनके बारे में सबसे पहले जानिए और उसी के लेवल का आप किसी भी टॉपिक पे वर्णन कीजिए ताकि उनको क्या समझ में आए। देखिए अगला जो है 13 की व्याख्यान विधि के कोई 2 लाभ, यानी व्याख्यान विधि के क्या 2 लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो इसमें स्व अध्याय की भावना का विकास, यानी यहाँ पे कह रहा है व्याख्यान विधि, यानी अगर आप व्याख्या कर देते हैं, जब एक शिक्षक के द्वारा किसी टॉपिक पे विस्तार द्वारा व्याख्या के द्वारा समझा दिया जाता है तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपना यानी स्व अध्याय मतलब अपना अध्याय या अपना जो भी पढ़ने का क्षमता है वो विकसित होता है, ठीक है। एंड इस विधि से बालक को हर पार्ट हर पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि व्याख्या हर एक अंश को हर एक पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या करके समझाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस विधि से बालक को पाठ के हर पहलू का ज्ञान प्राप्त होता है। 14 आपका प्रश्न है कि शिक्षण में स्पष्टीकरण विधि के कोई 2 लाभ लिखिए। तो इस विधि के लाभ निम्न है। पहला, क्रमबद्धता तथा तार्किकता एवं प्रत्येक पहलू तथा बिंदु का ज्ञान, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि छात्र समूह में कार्य करके ही वास्तविक रूप से सीखते हैं, ये स्टेटमेंट किसका है। तो फ्रेंड्स ये जो आपका हो जाएगा कि स्टेटमेंट नहीं है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि मुझे लगा स्टेटमेंट है, छात्र समूह में कार्य करके वास्तविक रूप से सीखते हैं, तो इसके बारे में बताना है। तो देखिए समूह चर्चा विधि के अंतर्गत शिक्षण को निम्न बिंदुओं द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। पहला, चर्चा का विषय स्पष्ट होना चाहिए, समूहों का विभाजन छोटी छोटी इकाई में होना चाहिए, एंड थर्ड, एक ही भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, एंड चौथा कि चर्चा के अंत में प्रश्न पूछकर भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि यानी जो कुछ भी हमने पढ़ाया क्या उनको समझ में आया या नहीं। तो इस तरीके से आप प्रश्न पूछकर भी जांच कर सकते हो या होमवर्क भी दे सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि रुचिपूर्ण शिक्षण की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, यानी 3 विशेषताएं, जिसमें पहला, करके सीखने की विधि का रुचिपूर्ण तरीका अपनाना, आनंददायक शिक्षण पद्धति को अपनाना, एंड थर्ड, बालक में अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसको आप याद कर सकते हो। 17 महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण क्यों किया जाता है। तो अपेक्षित अधिगम स्तर के उद्देश्य, यानी पहला, विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को दूर करना, सेकंड, छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना, एंड थर्ड,
शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना। तो इस तरीके से ये अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण क्यों किया जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अपेक्षित अधिगम स्तर से हर बारी प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। यानी विविध छात्रों के उपलब्धि स्तर की विषमताओं को दूर करना है। एंड सेकंड जो कह रहा है कि छात्रों में समान शैक्षिक गुणवत्ता की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। एंड थर्ड कि शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की उपयुक्त विधि के चयन में सहायता करना है। अगला जो 18 नंबर प्रश्न है कि कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री उत्तम हो सकती है। तो कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM उत्तम हो सकती है, तो पहला जो विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझाती हो, ठीक है, जो आसानी से उपलब्ध हो, यानी बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा जो निर्मित की जा सकती है, यानी जो बनाया जा सकता है। एंड फोर्थ कक्षा के सभी छात्रों को प्रेरित करने वाली हो। तो इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट यानी TLM दिखा रहे हो, जो भी आप सामग्री दिखा रहे हो, तो इस तरीके से होना चाहिए। 19 आपका प्रश्न है कि शिक्षण को रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को किसके प्रयोग में दक्ष होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि अध्यापक द्वारा शिक्षक के अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ऐसी अधिगम प्रणाली जो आकार, प्रकार, रंग एवं कलात्मक पूर्ण हो और इसका प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे सामग्री में निम्न को सम्मिलित करते हैं, यानी देख सकते हो पहला जो है कि जो एक से अधिक विषयों में प्रयोग हो सके। एंड सेकंड जो है कि जो एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग हो सके और जो विषयवार पाठ के अनुरूप हो। दूसरा जो प्रश्न है कि अपेक्षित अधिगम स्तर का क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो छात्रों को कुशलतम, ठीक है, कुशलतम पारंगतता के स्तर तक ले जाना ही अपेक्षित अधिगम स्तर का लक्ष्य होना चाहिए। तो सिंपल याद कर सकते हैं, छात्रों को कुशल बनाने के लिए इस लेवल तक पहुंचाना है ताकि जो उनका भविष्य है, उनकी जो उनका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। अगला जो आपका प्रश्न है कि पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य किसका है। तो विद्यालय में पुनर्बलन प्रदान करने का कार्य जो होता है शिक्षक का होता है। यानी अगर किसी स्टूडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनको बार बार बल देना चाहिए कि आप इसको प्रयास करो। पुनर्बलन का मतलब यही हो जाता है कि वो आपके लिए उपयोगी है और आपको उस पर पुनः बल देकर या पुनः प्रयास करके सीखना है। उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन। यानी ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो एक टीचर का ही होता है। अगला जो आपका 22 प्रश्न है कि निरीक्षण विधि का शिक्षण में क्या महत्व है। तो यह मनोवैज्ञानिक प्रविधि है, इसके प्रयोग में छात्रों के ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण सामग्री के रख रखाव में क्या ध्यान रखना चाहिए। तो शिक्षण सामग्री को ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर नमी तथा दीमक ना हो, क्योंकि अगर नमी और दीमक हो तो खराब हो जाएंगे। और कीड़ों आदि से बचाव की व्यवस्था होना चाहिए तथा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए जिससे वो अधिक समय तक सुरक्षित रखी जा सके। अगला जो आपका प्रश्न है कि शिक्षण कौशल से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण सिद्धांतों के साथ साथ शिक्षण के व्यवहारिक कौशलों का विशेष महत्व है। यदि शिक्षक आधारभूत शिक्षण का कला निपुण नहीं है तो वह छात्रों को उचित मार्गदर्शन करने में असफलता प्राप्त करेगा। और शिक्षक को शिक्षण कला में निपुण होने के लिए शिक्षण क्रिया के समय शिक्षण द्वारा प्रतिपादित व्यवहारों की जानकारी करके उनका अभ्यास कराना नितांत आवश्यक है। और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा विभिन्न व्यवहारों का संपादन होता है। इस प्रकार व्यवहारों में शिक्षण कौशल करते रहना चाहिए। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, लास्ट आज का प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय यानी शिक्षण प्रक्रिया के उस समय सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाले कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के जितने भी प्रश्न थे बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप इसका बहुत ही अच्छे ढंग से रिविजन कीजिए। ठीक है, और फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज गाइज लाइक कर सकते हो और अपने मित्र भाई बहन को भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं 9 बजे वाली एंड 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।